नमस्कार बच्चे, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और अगर आज आपने पूरी क्लास पढ़ ली तो समझो आपका बहुत बड़ा कांटा दूर होने वाला है। इस क्लास को मैं इतने अच्छे से तैयार करवा रहा था। साथियों, सबसे पहले तो एक मोटिवेशन लाइन देख लो, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये हमारे कहते मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। बच्चे, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक आप सब जानते होंगे। एक पुस्तक है जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर, एक पुस्तक का नाम है इंडिया 2020। तो ये सारी पुस्तकें किसकी बच्चे? एक प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें इन्होंने कहा था। और आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्यों बच्चे? पॉलिटी प्रैक्टिस। आज की जो क्लास है पॉलिटी प्रैक्टिस है, मतलब एक प्रकार से आज टेस्ट है पूरा। और आज टेस्ट में आज उपस्थित होना आपको अति आवश्यक है। और इस टेस्ट में पता कितने क्वेश्चन है? इस टेस्ट में मैं बता दूं आपको पूरे के पूरे टॉप 100 प्रश्न है बच्चे। कितने प्रश्न है? टॉप 100 प्रश्न है। पॉलिटी की पूरी आज प्रैक्टिस है और इसी प्रकार कल मैं दूसरे सब्जेक्ट के लाऊंगा। तो बच्चे आप आराम से अगर आज इस प्रैक्टिस सेशन को कर ले गए और यहाँ पे जितना मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा अगर आप उसको कर ले गए तो आपकी पॉलिटी का एक भी प्रश्न पेपर में नहीं छूटने वाला है। इस बात का मैं आपको दावा दे रहा हूं। ठीक है, मैं इसलिए मैं आपको दे रहा हूं जिससे आपका ये वाला पोर्शन बिल्कुल आपका मजबूत हो जाए। ठीक है, चलिए तो पॉलिटी के प्रश्न बच्चे देख लेते हैं और नंबर लगाते हुए चलो। पहला प्रश्न आपके सामने ये आ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? समझते चलना बच्चे। सबसे पहले तो बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं प्रश्नों को थ्योरी से समझा लूंगा क्योंकि मुझे पता है बच्चे, आप सबको पता है जिस प्रकार देश में एक संसद होती है। क्या होती है? संसद का आर्टिकल 79 है और देश में संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। क्लियर है? 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। उसी प्रकार भारत में जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में संसद के समान ही एक क्या होती है? विधानमंडल होता है। विधानमंडल को लेजिस्लेचर कहते हैं। और विधानमंडल के बेटा 2 सदन होते हैं और 2 सदन का नाम, एक का नाम होता है विधानसभा होता है और एक का नाम होता है विधान परिषद। बहुत अच्छे समझते चलना क्योंकि बहुत प्यारा सा सेशन होगा आज। विधान परिषद तुम भी याद करोगे कि सर ने बहुत प्यारा सा सेशन कराया है, पेड बैच में प्रैक्टिस करवाई है जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए विधानमंडल को इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं और विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। किसको बोलते हैं बच्चे? विधानसभा को। इसीलिए हमारे जो विधायक साहब होते हैं, हमारे शहर में विधायक होते हैं, उनको हम लोग एमएलए बोलते हैं। एमएलए कैसे बनता है? तो आप कह सकते हो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको बोलते हैं एमएलए। दूसरी बात बच्चे, विधान परिषद का मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो विधान की स्पेलिंग हमने यहाँ पे नहीं लिखी, उसका मतलब लेजिस्लेटिव, लेकिन इनको हम लोग बोलते हैं एमएलसी। एमएलसी इसलिए क्योंकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर हो गई बात? 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ये इसके अनुच्छेद हैं, ये आपने पढ़े थे, अच्छे से आपको आते भी होंगे, लेकिन यहीं पर बहुत अच्छे से जान लेना। जो विधानमंडल आपका है, जो विधानमंडल है वो आर्टिकल 168 में है। वो आर्टिकल 168 में, अब तुम कहोगे 169 170, गलत बच्चे, याद कर लेना। 168 में ये है और 170 में विधानसभा है और 171 में विधान परिषद है। अब तुम कहोगे सर जी आर्टिकल जो 169 है वो छूट रहा है, क्यों छूट रहा है? तो मैं बताना ये चाहता हूं कि 169 में ये लिखा हुआ है कि विधान परिषद का उत्सादन मतलब होता है निर्माण, उत्सादन या समाप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब जब जरूरत लगेगी विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है और उसको बिगाड़ा भी जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 169 के तहत। क्लियर होगी बात? तो विधान परिषद, इससे पता चलता है कि दो सभी राज्यों में नहीं है भारत के। तो याद कर लेना, विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ कितने राज्यों में? मात्र और मात्र 6 राज्य में। और वो 6 के 6 राज्य याद कर लेना बच्चे। क्या याद करोगे? स्ट्रिक का नाम याद कर लेना। 3 बजे का आम। क्या याद करोगे? 3 बजे का आम।
तीन का मतलब क्या होता है बच्चे? तीन का मतलब होता है उत्तर प्रदेश। तीन को आप हिंदी में लिखोगे तो उत्तर प्रदेश लिखोगे। उत्तर प्रदेश का मतलब होता है यूपी। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव है। गौतम अकेला मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, बस मुझे पढ़ाना है। बहुत सारे 100 क्वेश्चन कराने विद डिटेल में, तभी टाइम लगेगा। भले 2 घंटे क्लास हो जाए, लेकिन ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारे एग्जाम में भाई साहब पेपर में छान के आओगे, और एक प्रश्न से आप कम से कम 6 प्रश्न सीखने वाले हो। तीन से बनेगा यूपी, बा से बनेगा बच्चे बिहार, ठीक है, बा से बनेगा बीएच, बीच मतलब बिहार, का से बनेगा कर्नाटक, केटी मतलब कर्नाटक, आ से बनेगा बच्चे आंध्र प्रदेश। तो जब आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ एक राज्य और रहेगा यहां पर, क्या नाम है? तेलंगाना। टीएल का मतलब तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, तेलंगाना में भी है। फिर बच्चे आप याद कर लेना मां से क्या बनेगा? महाराष्ट्र। तो इतनी बात आपको पता चल गई। आपने देखा कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6, यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो वही तो कह रहा था, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है? 2 सदन का मतलब सारे पूरे भारत में जितने 28 राज्य हैं सब जगह विधानसभा तो होगी ऑलरेडी, लेकिन विधान परिषद जहां होगी वही वाला तो आंसर सही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा आंसर में मैच हो रहा? केवल और केवल बी ऑप्शन मैच हो रहा, उसके अलावा एक प्रश्न नहीं मैच हो रहा। तो अब एक बात बताओ, पहले तो आप ये बताओ, सवाल तो आपको समझ में आया ही होगा। सवाल के साथ साथ आपको इतना सारा मैटर समझ में आ गया कि जिस प्रकार देश में संसद होती आर्टिकल 79 के तहत, राज्यसभा 80 के तहत, लोकसभा 81 के तहत, उसी प्रकार भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होती। विधानमंडल के 2 सदन है, एक आर्टिकल 170 में विधानसभा, आर्टिकल 171 में विधान परिषद, और 168 में खुद विधानमंडल, और 169 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि विधान परिषद को कभी भी बना सकते हो, कभी भी बिगाड़ सकते हो। ठीक है, तो ये बात, हाँ बच्चे, ये हमारे पढ़ाने के बाद क्लास रिकॉर्डेड भी हो जाएगी। उसके बाद विधान परिषद केवल और केवल बच्चे 6 राज्य में। 3 बजे का आम, 3 से बनेगा यूपी, बा से बनेगा बिहार, का से बनेगा कर्नाटक, आ से बनेगा आंध्र प्रदेश, और मा से बनेगा महाराष्ट्र, और टी से आंध्र प्रदेश के साथ एक बनेगा तेलंगाना। तो आराम से इसको आप बता सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको ये प्रश्न तो समझ में आया होगा, साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कितने जबरदस्त तरीके से कितने राज्यों में है आप बता सकते हो। विधान परिषद 6 राज्यों में। सब लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि आप ये बताओ, मैं केवल टिक लगवा दूं कि बच्चे इसी तरह डिटेल में सारे प्रश्न बता दें कि जहां से जितने प्रश्न बनेंगे तो आपको वो पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा कि टिक लगाने में मजा आएगा। प्रैक्टिस आप किस तरह करना चाहते हो? प्रैक्टिस आप बच्चे किस तरह करना चाहते हो? मतलब टिक्कम टिक लगाने वाला कि पूरा डिटेल में समझने वाला? जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करवाऊंगा। ठीक है, आज मैं बता रहा हूं, आप 1.5-2 घंटे में वो चीजें सीख जाओगे ना। पॉलिटी की सारी नसें तुम अपने अंदर बसा लोगे, क्योंकि बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चीजें करवा रहा हूं। ठीक है, अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पे दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल देखो, बहुत प्यारा है। क्या कह रहा है दूसरा नंबर? मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है कितने मौलिक कर्तव्य हैं। हाँ चलिए, सब लोग कह रहे हैं सर डिटेल में बताइए प्लीज। सर पूरा पढ़ोगे ना सब लोग? पूरा पढ़िएगा। चलो, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मौलिक कर्तव्य की। तो आप सबको पता होना चाहिए 2 चीजें होती है, एक मौलिक कर्तव्य होती है, एक मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटी। क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटी। बच्चे आप सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में ये जान लो, संविधान जब बना था तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे। संविधान जब बना था मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए, जो संविधान के भाग 4 के काम में हैं, जो संविधान के भाग 4 के काम में हैं। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य हैं, तो बच्चे अनुच्छेद जब आएगा तो आप 51 का बता दोगे। मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़े गए वो किस कमेटी के आधार पर जोड़े गए, तो ये भी आप बता सकते हो, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर। किस कमेटी के आधार पर जोड़े गए, तो आप सब बता सकते हो, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर जोड़े गए बाद में। अब बात आती बच्चे, ये जोड़े कब गए आखिरकार? बच्चे ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976। इसका मतलब होता है कौन सा संशोधन है और किस वर्ष वो संशोधन हुआ है। क्लियर है? तो ये बात कह रहा है। तो बच्चे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर। क्लियर है? जब बच्चे 1976 में जोड़े गए तब इनकी संख्या पता कितनी थी? तब इनकी संख्या थी कितनी? याद कर लेना, इनकी संख्या मात्र और मात्र 10 थी। लेकिन 10 तब थी 1976 में, लेकिन बाद में एक संशोधन आया जिसका नाम था 86वां संविधान संशोधन सन 2002।
86वां संविधान संशोधन सन 2002, इसके तहत क्या हो गई, इनकी संख्या बढ़ाकर बच्चे कितनी हो गई, 11 हो गई। तो वही कह रहा है मार्च 2022 तक का जानकारी के अनुसार मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। क्लियर है। 10 आप तब लगाओगे तब 1976 में ये जुड़े थे, लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते हो जबरदस्त तरीके से कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत बच्चे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य को हमने बताया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को एक प्रकार से शिक्षा प्रदान करे। तो हमने मौलिक कर्तव्य का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। एक सवाल बहुत प्यारा आ जाता है यहाँ पे, मौलिक कर्तव्य बच्चे किस देश से लिए गए। तो मौलिक कर्तव्य अगर तुमसे कह देगा किस देश से लिए गए, तो उस देश का नाम है तो सोवियत संघ लगा देना। सोवियत संघ नहीं लगाओगे तो आप यहाँ पे लगा देना रूस, कुछ भी लगा सकते हो, जबरदस्त तरीके से बता सकते हो। सोवियत संघ बता देना चाहे रूस बता देना, पूरा का पूरा काम तुम्हारा समझ में आ गया। क्लियर है। मौलिक कर्तव्य किस देश से हैं, तो सोवियत संघ या रूस, क्योंकि रूस को ही पहले सोवियत संघ के नाम से जानते थे, 1991 में अलग हुआ। ठीक है, चलो 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात करने जा रहे हैं तीसरे नंबर सवाल की। तो तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष संरक्षण और कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष संरक्षण और कानून के समक्ष समानता ये बात कर रहा है। तो बच्चे कानून के समक्ष संरक्षण और समानता वो आर्टिकल 14 के तहत है। आर्टिकल 14 के तहत हमने बताया था मौलिक अधिकार में विधि के समक्ष समानता, चाहे जो भी व्यक्ति हो, अमीर हो गरीब हो, इससे कोई मैटर नहीं है। मैटर का मतलब बस इतना, हुसैन आलम जी परेशान ना हो भी होगा, ठीक है, तो इसके मैटर नहीं। मैटर बच्चे इतना ये होगा कि जो कानून के समक्ष चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सब आदमी को एक प्रकार से सभी को समान कानून है। अगर बड़ा आदमी मर्डर कर रहा तब भी उसको 302 के तहत सजा होगी, छोटा आदमी कर रहा तब भी उसको होगी। तो ये आर्टिकल 14 ही कहता है। पेपर में सवाल बहुत बढ़िया आता है, पता क्या आता है बच्चे, कानून के समक्ष समान संरक्षण अगर तुमसे कह दे ये किस देश से लिया गया है, तो याद कर लेना ये लिया गया है यूएसए से, संरक्षण जब कहेगा। लेकिन कानून के समक्ष जब समानता कहेगा ये किस देश से लिया गया, ये लिया गया ब्रिटेन से। तो दोनों सवाल अलग अलग याद कर लेना। और कानून की जगह एक शब्द और प्रयोग हो सकता है, क्योंकि कानून को हम लोग विधि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विधि कहते हैं। अगर तुमसे कह देता विधि के समान संरक्षण या विधि के समान समानता, तो मतलब वही है बच्चे, ठीक है। विधि का मतलब ही कानून होता है। तो आप आराम से बता सकते हो आर्टिकल 14 के तहत कानून के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, कानून के समान समानता ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है, याद कर लेना बहुत अच्छे से। क्लियर होगी बात। अब यहां पर जो आर्टिकल आपको 60 दिख रहा, 60 आर्टिकल बहुत प्यारा है। पता क्या है, 60 आर्टिकल में आपको हमने एक ट्रिपलेट पढ़ाया था, और ये ट्रिपलेट बच्चे आप याद कर लेना। बीच में लिख लेना शपथ। क्या लिखोगे, शपथ। शपथ में लिख लेना एक आर्टिकल 60, एक आर्टिकल 69, एक आर्टिकल 159। इसमें याद कर लेना पी 60 मतलब आर्टिकल का मतलब प्रेसिडेंट, पी इसका मतलब होता है राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में, 60 में। तुमसे कहा जाएगा उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो किस अनुच्छेद के तहत, वो लेता है बच्चे 69 के तहत। तो 60 में किसकी शपथ है, राष्ट्रपति की। 69 में किसकी, उपराष्ट्रपति की। 159 में किसकी शपथ है बच्चे, 159 में शपथ है गवर्नर की, मतलब एक प्रकार से राज्यपाल की। यहीं पे सवाल याद कर लेना, राष्ट्रपति को बच्चे शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बच्चे, आप सब बता सकते हो। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बच्चे इसको शपथ दिलाता है। और याद कर लेना सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट, याद कर लेना, ठीक है। और ये भी याद कर लेना सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने, 34 में याद कर लेना जो 33 होते वो अन्य होते, एक मुख्य होता है जो इसको शपथ दिलाता है, वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन तुमसे सवाल कहा जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई उपस्थित नहीं है तो उसको शपथ कौन दिलाएगा, जब मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो शपथ कौन दिलाएगा, उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से कोई दिला देगा। अगर तुमसे कह देता उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो तुम बता सकते हो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा पी मतलब होता प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाएगा, याद कर लेना। अगर तुमसे कहा जाता है 159 में प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो शपथ ग्रहण लेता है, 159 में शपथ कौन दिलाता है, सिंपल सी बात है जिस राज्य में वो राज्यपाल बना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में बना तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट होगा जिसको हम लोग कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, तो एक प्रकार से कह सकते हो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, वो किसको शपथ दिलाएगा, गवर्नर को। जबरदस्त तरीके से आप बता सकते हो, जबरदस्त तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलो
तो इतना सवाल बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तुम देखो, हमने सवाल बताया 14, लेकिन कितने सारे सवाल बता दिए, हमने बता दिए। अब बच्चे एक तुमसे सवाल अगर कहा जाएगा कि जितने भी संविधान में बड़े महापदाधिकारी हैं उनकी शपथ बच्चे किस अनुसूची के तहत होती है, तो जब आप अनुसूची को याद करोगे तो एक अनुसूची याद आएगी बच्चे आपको, 3 नंबर अनुसूची में शपथ के बारे में ही बताया गया, 2 नंबर अनुसूची में बड़े पदाधिकारियों के वेतन की बात कही गई है, और बच्चे 1 नंबर अनुसूची में संघ एवं राज्य की बात कही गई है। जो 3 नंबर अनुसूची है उसमें बच्चे शपथ की बात कही गई है, लेकिन 3 नंबर शेड्यूल जो अनुसूची है उसके तहत, इसके तहत बच्चे एक प्रकार से कह सकते हो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल शपथ ग्रहण नहीं करता है। आप जबरदस्त तरीके से बता सकते हो। उम्मीद करते बच्चे सवाल कितना बढ़िया पोस्टमार्टम हो गया। सवाल तुम पढ़ने आए थे क्या, कानून के समझ समानता किस आर्टिकल में, तो 14 में, लेकिन कितना अच्छा सीख गए कि कानून के समान संरक्षण किस देश से, तो अमेरिका से। कानून के समझ समानता किससे, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक, उसके बाद भाई साहब आर्टिकल 60 का ऐसा पोस्टमार्टम हुआ है, तो आर्टिकल 60 तो सीखे, 69 भी सीखे, 169 भी सीखे, कौन किसको शपथ दिलाता वो भी आपको हमने बता दिया। क्लियर है। सोनू कुमार सुमन ये मत कहो संविधान की आत्मा 42, वो गलत है बच्चे। ठीक है, चलो आगे। फिर यहां पर देख लो बहुत ध्यान से, ये वाला सवाल कौन सा नंबर हो गया था, 3 नंबर के बाद बच्चे यहां पे याद कर लेना 4 नंबर। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक्स जिसकी आयु 10 साल है, एक्स जिसकी आयु 10 साल है, एक कारखाने में कार्यरत है, एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप सब बता सकते हो शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्योंकि बच्चे आपने एक सवाल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जितने भी अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, अगर मैं तुमसे बात करूं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूं बच्चे तो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना, ये भी आप समझ जाओगे। मौलिक अधिकार को बोलते हैं फंडामेंटल राइट, और बच्चे आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, संविधान के बच्चे भाग 3 में मौलिक अधिकार। ठीक है, फिर बच्चे याद कर लेना मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस, कहां से कहां तक अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद बच्चे 12 से 35 तक हैं। मौलिक कर्तव्य लिए गए थे रूस और सोवियत संघ के, बच्चे ये लिए गए कहां से, ये लिए गए यूएसए से। और याद कर लेना मौलिक अधिकार शुरुआत से संविधान में शामिल थे, तब इनकी संख्या बच्चे कितनी थी, तब इनकी संख्या 7 थी, लेकिन अब अगर तुमसे कहा जाए तब इनकी संख्या 7 थी, अगर तुमसे कहा जाए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या बच्चे टोटल 6 है, याद कर लेना। जिनमें से सबसे पहला अधिकार बात करें तो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है बच्चे। ठीक है, एक अधिकार हो गया। समानता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में, 19 से लेकर 22 तक का। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में, 23 और 24 में। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार कब से कब तक, 25 से लेकर 28 तक है। क्लियर हो गई बात। फिर बच्चे यहीं पर याद कर लेना एक अधिकार होता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो जब आप संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार बताओगे तो आप आराम से बता सकते हो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो बच्चे है वो किस आर्टिकल में, तो ये बच्चे ये आर्टिकल में किसमें, 29 और 30 में है। क्लियर है। फिर बच्चे यहीं पर आप याद कर लेना जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 में पता क्या था, आर्टिकल 31 में था, याद कर लेना संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, याद कर लेना संपत्ति का अधिकार था किसमें, आर्टिकल 31 में। जबरदस्त तरीके से आप बता सकते हो। फिर बच्चे बात आती है 7वें मौलिक अधिकार की, तो एक मौलिक अधिकार है जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो जब संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात आती है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बच्चे किस आर्टिकल में, आर्टिकल 32 में। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे 1 मौलिक अधिकार, 2 मौलिक अधिकार, 3 मौलिक अधिकार, 4 मौलिक अधिकार, 5 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार, ये पहले थे। लेकिन कुछ समय के बाद बच्चे, कुछ समय के बाद एक प्रकार से आप कह सकते हो संपत्ति का अधिकार अर्थात आर्टिकल 31 को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। अब बात आती है संपत्ति को अधिकार को जब मौलिक अधिकार से हटाया गया तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। जब इसको हटा दिया गया तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस आर्टिकल में, तो याद कर लेना वर्तमान में आर्टिकल 300 के काम है। और संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। कैसा है, कानूनी अधिकार। तो इस प्रकार बच्चे टोटल कितने बचे, मात्र 6 बचे हैं, ये हट चुका है। क्लियर है। अब यहीं पे एक सवाल बहुत प्यारा आता है कि जो आर्टिकल 23 और 24 है, आर्टिकल 23 में यही बात बोली गई है कि किसी भी मनुष्य के साथ जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, और आर्टिकल 24 में बात बोली गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों को किसी भी ऐसे जोखिमपूर्ण कारखाने में नहीं नियुक्त किया जाएगा जहां पर उनकी जान को खतरा होगा। तो ऐसी बात बोली गई है। तो जब ऐसी बात बोली गई है तो मतलब यहां पे क्या कह रहा है, एक्स जो जिसकी आयु 10 साल है, एक कारखाने में कार्यरत है, तो सिंपल सी बात है, जब संविधान कह रहा है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को तुम अपने कारखाने में नहीं लगा सकते हो और वो कह रहा है 10 वर्ष का लगाए हो, तो एक प्रकार से वो कानून का उल्लंघन हुआ। तो जब कानून का उल्लंघन हुआ तो बच्चे आप आर्टिकल यहाँ पे 24 का उल्लंघन किया जा रहा है, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार का। तो पहले बताओ बच्चे, आप सवाल के माध्यम से सवाल सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, बस इतना बता दो आप। अगर इतना समझ रहे हो कि बस हमें मजा आ जाएगा। मौलिक अधिकार में याद कर लेना, इसे हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, या संविधान का अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा को हिंदी में हम लोग अधिकार पत्र के नाम से जानते हैं, याद कर लेना। तो संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को बोलते हैं। एक बार सब लोग कमेंट करके बताओ बच्चे, आप सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सच बताना, ठीक है। सवाल आप एक पढ़ रहे हो लेकिन टॉपिक पूरा दिमाग में रिवीजन करवा दे रहा हूं, याद करवा दे रहा हूं जबरदस्त तरीके से। तो तुम खुद सोच सकते हो, अगर आपने पूरी क्लास से पूरे सवाल कर डाले तो कितना आनंद आएगा, कितने आप सीख जाओगे। पूरी पॉलिटी के एक सवाल आप पेपर में गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं 3 नंबर 4 नंबर हो गया। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर सवाल को देखते हैं जबरदस्त तरीके से। देखो, पहले अगर आप करते जा रहे हो बाद में आप टिक लगा पाओगे, इस तरह टिक लगा पाओगे, क्योंकि जो चीज रिपीट होगी उसको आप जल्दी से कर ले जाओगे, ठीक है। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल फुल तरीके से एक एक चीज। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हमने आपको बताया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति बच्चे भारत के राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति बच्चे एक प्रकार से कौन करता है, तो आप आराम से कह सकते हो कि कौन करता है, तो आप सब कह सकते हो हाँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति बच्चे कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, याद कर लेना। और इसके लिए हमने आपको याद कर लेना मंत्रिपरिषद पढ़ाया था। मंत्रिपरिषद में एक आर्टिकल आपको पढ़ाया था जिसका नाम है आर्टिकल 74 आर्टिकल नंबर में हमने बताया था कि एक प्रकार से राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अब यहीं पर एक आर्टिकल हमने पढ़ाया था 75 में हमने कई सारे पॉइंट पढ़ाए थे। 75 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमने बताया था 75 के फर्स्ट में बच्चे एक प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कही गई थी, कौन करता, भारत का राष्ट्रपति। लेकिन हमने कहा था 75 का 3 आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना आर्टिकल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सवाल आता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, याद कर लेना। जो मंत्रिपरिषद होती है ना बच्चे, वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, याद कर लेना। ये 75 का 3 कह रहा है, ठीक। तो अच्छे से आप ये भी बता सकते हो अच्छे से। और याद कर लेना, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी ना किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है बच्चे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता, मौलिक अधिकार की विशेषता कहां से ली गई है। तो जब मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, अभी हमने तुमको पढ़ाया, अब अगर इसको मैं डिटेल में बताऊं तो बेवकूफी है, क्योंकि हमने बताया मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, यूएसए से लिए गए। आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हो, अमेरिका, ठीक। अगर तुमसे कहा जाए अमेरिका की कैपिटल क्या, तो आप अमेरिका की कैपिटल भी बता सकते हो। क्या नाम बच्चे, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की बेटा क्या है, कैपिटल है, आप ये भी बता सकते हो। यहीं पर आप बता सकते हो डीसी का फुल फॉर्म क्या है। डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और बच्चे यहीं पर जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, जो वाशिंगटन डीसी है ना, वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आप बता सकते हो। वाशिंगटन डीसी सर जी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे, पोटोमैक नदी किनारे। यहीं पर तुमसे कहा जाए वाशिंगटन डीसी में कौन से ऐसे मुख्यालय हैं जो पूछे जाते पेपर में, तो एक याद कर लेना, एक होता वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मतलब होता विश्व बैंक, और विश्व बैंक के साथ साथ एक याद कर लेना आईएमएफ। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। बच्चे तुमसे कहा जाएगा इन दोनों का गठन कब हुआ था, इन दोनों का गठन 1945 में हुआ था। एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या नाम था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में। इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि एक
वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का निर्माण किया जाएगा। तभी 1945 में दोनों संस्थाएं बना दी गई, जिनका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में रखा गया। तुमसे कहा जाएगा आईएमएफ का हिंदी में नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर तुमसे कहा जाता आईएमएफ की मुद्रा बताओ, तो आईएमएफ की मुद्रा का नाम है एसडीआर, और एसडीआर का फुल फॉर्म याद कर लेना, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये आईएमएफ का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। जब सॉरी मुद्रा एसडीआर, एसडीआर का मतलब होता है, तो आप आराम से बता सकते हो क्या होता है, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, सारे सवाल खत्म। यहीं पे तुमसे कह दिया जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या नाम है? कैनबरा। ब्रिटेन की बताओ, ब्रिटेन की है लंदन। लंदन किस नदी किनारे स्थित है? टेम्स। तुमसे कह देता आयरलैंड की बताओ, तो आयरलैंड की बच्चे राजधानी है डबलिन, और आयरलैंड की संसद का नाम है डेल आयरन। तो सारे सवाल एक जगह हमने भाई साहब लपेट दिया। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल बच्चे कितने हो गए थे? यहाँ पे 6 हो गए थे। यहाँ आ जाओ 7 नंबर। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? छोटे राज्यों के कुछ अपवाद के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बच्चे आप सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि याद कर लेना कि छोटे राज्यों के कुछ अपवाद को आप हटा दो, कुछ अपवाद को आप हटा दो। राज्य विधानसभा में न्यूनतम संख्या याद कर लेना 60 होनी चाहिए, मिनिमम 60 होनी चाहिए, और मैक्सिमम 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। याद कर, राज्य विधानसभा में न्यूनतम पहली बात 60 और मैक्सिमम बच्चे 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से इसको बता सकते हो। ठीक है, चलो अगला। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? तो बच्चे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया? पहली बात जो है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। ये बच्चे आर्टिकल 21 का ए है। तो जब आर्टिकल 21 का ए है मतलब, तो इसका मतलब समझ लो आप, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, लेकिन 21 के ए में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है, याद कर लेना। दूसरी बात, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो अभी हमने बताया था कि एक संशोधन हमने बताया था जिसका नाम था 86वां संविधान संशोधन सन 2002। इसी के तहत बच्चे 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। याद कर लेना, इसी के तहत एक जोड़ा गया जिसका नाम है 11वां मूल कर्तव्य, मतलब मौलिक कर्तव्य जो 11वां नंबर वाला है, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा। और यहीं पे याद कर लेना, एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल का नाम है 21 का ए। 21 का ए अनुच्छेद भी जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन के द्वारा। तो सन पूछ रहा है यहाँ पे, तुमसे बता दोगे 2002, क्योंकि हमने बताया जो संशोधन होता है उसमें जो सन लिखा होता है वो सन वही होता है जो उस वर्ष से प्रभावी होता है। तो आप आराम से बता सकते हो 2002। ठीक है, बहुत बच्चे 1986 आंसर कह रहे हैं, जो गलत है। 1986 आपका तब लगता जब बच्चे, आप 1986 पता क्यों सोच रहे हो? क्योंकि 86वां संविधान संशोधन है, लेकिन सन 2002 है। 21 के ए में बच्चे मौलिक अधिकार है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, शिक्षा की बात, अगर बच्चे जब आर्टिकल आप 21 का ए उठाओगे, इसमें भी शिक्षा है। एक आर्टिकल आप संविधान में पढ़ोगे, आर्टिकल 45, इसमें भी शिक्षा के बारे में, और एक आप पढ़ोगे 11वां मूल कर्तव्य, तो 11वें मूल कर्तव्य में भी शिक्षा की ही बात कही गई है। क्लियर होगी बात? अगला सवाल। अगला सवाल बच्चे है कौन सा नंबर? तो याद कर लेना 8 नंबर। सॉरी 7 हो गया, ये 8 हो गया, और इसके बाद ये वाला जो हो गया 9 नंबर है। कौन सा नंबर है? 9 नंबर है। तो 9 नंबर देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा जब तक कि जल्दी भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितने समय तक जारी रहेगी? बहुत प्यारा सा सवाल है ये। ठीक है, हाँ याद कर लेना, 5 साल के लिए। इसमें कुछ कठिन सवाल नहीं पूछा गया, बहुत सिंपल सा है कि मतलब कहने का मतलब है विधानसभा जो होती है, अगर मान लो एक बार बन गया, एक बार सारे विधायक बन गए और विधायकों ने एक मुख्यमंत्री बना दिया। क्लियर है? सिंपल सी बात, मुख्यमंत्री कितने समय तक बना रहता है? 5 साल के लिए बना रहता है। ठीक है, हाँ। सोनी पांडे कह रही हैं सर आपका रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो लगता है क्या कंटेंट दिया है सर ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू बच्चे सोनी पांडे। और आप सब लोगों ने जो जो हमारी क्लासेस पढ़ी होंगी ना, बिल्कुल आपको मजा आ जाता होगा, एक सवाल आपका बाहर नहीं जाता होगा। ठीक है, तो बच्चे इसमें सिंपल सी बात करा, विधानसभा 5 साल के लिए उसमें बन जाता है अगर उसके पहले भंग नहीं होता है तो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए विधानसभा होता क्या है, भंग भी हो जाती है कभी कभी बीच में। अगर वही तो कह रहा है जब तक कि जल्दी भंग ना हो जाए, अगर जल्दी भंग नहीं हो रही है तो जिस बैठक से वो चालू हो जाएगी तो 5 साल तक का उसका कार्यकाल होगा, उसके 5 साल बाद ही चुनाव कराने पड़ते अगले। ठीक है, चलो अगला सवाल बच्चे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान
का कार्यकाल कितना होता है। तो याद कर लेना ये सवाल जो है 10 नंबर है। ठीक, राज्य विधान का कार्यकाल, इसको बच्चे बताने की आवश्यकता नहीं, वही सवाल है सेम टू सेम, चाहे वो राज्य विधान सभा की बात कर रहा है, विधानसभा की। ठीक, विधान परिषद कह देता तो 6 साल होता बच्चे उसका। अगला, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है आर्टिकल 40 में। और आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 40 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है ये किस भाग में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 में आते हैं। कहां से कहां तक आर्टिकल हैं, तो आप आर्टिकल बता सकते हो 36 से लेकर 51 तक हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला सवाल आएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से। ठीक है, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आप आराम से बता सकते हो जबरदस्त तरीके से। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। फिर बच्चे आप बता सकते हो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में। अब बात आती है पंचायतों से। अगर तुमसे बच्चे पंचायतों से सवाल पूछा जाएगा तो आप आराम से बता सकते हो। पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, पंचायतों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है। तो आप बता सकते हो अनुसूची नंबर 11 में, पंचायतों से ही रिलेटेड है। और याद कर लेना जो 11 नंबर अनुसूची है वो बाद में जोड़ी गई थी संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा। फिर तुमसे कहा जाएगा पंचायतें जो हैं वो किस भाग में है, भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायतें अनुच्छेद 40 में। याद कर लेना भाग 9 में अनुसूची 11 में पंचायतों में बात आ जाए तो तुमसे कहा जाएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो बच्चे याद कर लेना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आप सब बता सकते हो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम लोग मनाते हैं, याद कर लेना। फिर तुमसे कहा जाएगा पहली बार पंचायती राज प्रणाली कहां लागू की गई, पंचायती राज प्रणाली कहां लागू की गई। तो आप सबको पता होना चाहिए पहली बार जो पंचायती राज प्रणाली थी बच्चे वो जो लागू की गई वो याद कर लेना 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर लागू की गई, तो आप सबको पता होना चाहिए नागौर जिला। कौन सा जिला था, नागौर जिला। और बच्चे राज्य का नाम है राजस्थान और गांव का नाम पता क्या, गांव का नाम है बगदरी गांव, नागौर जिला राजस्थान, यहां पर लागू की गई। फिर तुमसे कहता था दूसरी बार पंचायती राज कब लागू की गई, 11 अक्टूबर 1959 को। और बच्चे कहां पर, तो आप सब बता सकते हो एपी मतलब होता है आंध्र प्रदेश। जबरदस्त तरीके से आप इसको भी बता सकते हो, अच्छे से बता सकते हो। ठीक, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24। और यहीं पे याद कर लेना पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, लिख तो दिया 24 अप्रैल को। ठीक है, जबरदस्त तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बार आराम से हो जाएगा, कोई बैच अलग नहीं लेना पड़ेगा सुबोध। ठीक, बस पढ़ते रहो। हाँ चलो, उम्मीद करते इतने एक एक सवाल भाई साहब पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं हम आपको। ठीक, चलिए अगला सवाल बच्चे यहां पर, ये 10 नंबर था और ये 11 नंबर हो गया। नंबर डाल के भी मैं बता दे रहा हूं ये 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल देख लो, सवाल आपको संख्या देने में कम लग रही होगी। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन आप जब पढ़ रहे हो ना तो आपको और मजा आ रहा होगा। इसमें देखो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 438, ये गलत है बच्चे, ये गलत है। भारतीय संविधान में 438 जो है ये कह रहा है 43 का बी। तो 43 का बी बच्चे किस में आएगा, तो आप सबको अभी हमने बताया 36 से 51 के बीच में बच्चे क्या आता है, 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो उसी के बीच में पढ़ रहा होगा 43 का भी बता सकते हो आराम से। तुमसे कहा जाएगा मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, मौलिक कर्तव्य बच्चे रूस से लिए गए, चाहे सोवियत संघ के। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए बच्चे, ये लिए गए आयरलैंड से। और तुमसे कहा जाएगा मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, मौलिक अधिकार लिए गए यूएसए अमेरिका से। जबरदस्त तरीके से। अगला सवाल, भारत के संविधान में कहा गया कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक उसने, कहने का मतलब है बच्चे एक प्रकार से जब तक कोई व्यक्ति 35 साल का नहीं हो जाता है तब तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। और सिंपल सी बात इससे ये पता चलता है, एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 में बताया गया है पी मतलब होता है प्रेसिडेंट की योग्यता। तो
प्रेसिडेंट की योग्यता बच्चे किस आर्टिकल में, तो आप बता सकते हो आर्टिकल 58 में है, याद कर लेना। जब तक वो भारत का नागरिक ना हो और 35 साल की उम्र ना हो तब तक वो व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति नहीं बन सकता, याद कर लेना। और अगर एक आर्टिकल और आता है आर्टिकल 56, तो आर्टिकल 56 में पता क्या है, आर्टिकल 56 में होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, पी मतलब समझ जाना, राष्ट्रपति का कार्यकाल। और राष्ट्रपति का कार्यकाल बच्चे 3 कंडीशन में होता है। अगर राष्ट्रपति चाहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी तो 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा, और मान लो 5 साल के पहले ही उसको काम करने का मन ना हो तो वो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता हो, तो बात आती है जब वो अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है 5 साल के पहले ही, तो बात आती है बच्चे त्यागपत्र, वो आपको अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, तो आप सब बता सकते हो अपना त्यागपत्र बच्चे उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तीसरी कंडीशन, वो काम करना चाहता है और उसको त्यागपत्र देने का मन भी नहीं है लेकिन काम ठीक ढंग से कर नहीं रहा है, तो बच्चे उसको हटाया भी जा सकता है। और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसको कहते हैं महाभियोग। महाभियोग बच्चे किस आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इम्पीचमेंट। और बच्चे अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है तो महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती कि आपको हटाने के लिए एक महाभियोग लाया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार बच्चे इनकी योग्यता भी समझ गए होंगे। अगर तुमसे कहा जाएगा भारत का राष्ट्रपति शब्द, बच्चे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 52 में बोला गया। आर्टिकल 58 में योग्यता, आर्टिकल 56 में कार्यकाल। और अगर तुमसे कह देता राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का मनोनयन होता कि निर्वाचन, तो याद कर लेना बच्चे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनाव कराया जाता है। जो चुनाव कराया जाता है ना वो आर्टिकल 54 में होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, और चुनाव करवाने की प्रक्रिया आर्टिकल 55 में है, याद कर लेना। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में। अगला सवाल बच्चे देख लेते हैं 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अमित एक लड़के का नाम है, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है। बहुत प्यारा सा सवाल है। कहने का मतलब है एक कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो आपने सुना होगा राहुल गांधी का नाम सुना होगा, वो अमेठी से भी चुनाव लड़े और केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े। तो इसी प्रकार बच्चे राहुल गांधी कितनी जगह से चुनाव लड़ सकते, मतलब कोई भी व्यक्ति है, मान लो यहाँ पे अमित है तो मैक्सिमम कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है कोई व्यक्ति, याद कर लेना मैक्सिमम 2 जगह से चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर दोनों जगह से वो व्यक्ति जीत जाता है, सांसद बन जाता है, तो उसे एक जगह का रिजाइन लेटर देना पड़ेगा, एक जगह से उसे अपना पद खाली करना पड़ेगा, याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में बताता है, नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। बहुत अच्छा सा सवाल है, तो याद कर लेना बच्चे नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुप्रयोग, इसका मतलब ये होता बच्चे, बहुत अच्छे से आप बता सकते हो कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, जो बच्चे आयरलैंड से लिए गए। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। अभी हमने बताया था अगर कोई बच्चा 14 साल का है तो उससे कम उम्र के बच्चे को किसी ऐसे जोखिमपूर्ण कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। अभी हमने बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार में, और बच्चे ये आर्टिकल था आर्टिकल 24 के तहत ये बात बोली गई थी, आप आराम से बता सकते हो। अगला यहाँ पे देख लो 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है। तो सिंपल सी बात समझो, संयुक्त बैठक क्या होती है, सबको पता है बच्चे, संसद जो होता है संसद के 2 सदन होते हैं, एक सदन होता है लोकसभा, एक सदन होता है राज्यसभा। और सिंपल सी बात, संयुक्त बैठक की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, सिंपल सी बात, अगर मान लो इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई है और लड़ाई अगर एक दूसरे को आपस में कहते सुनते रहेंगे तो कभी लड़ाई बच्चे निपटेगी नहीं। तो सिंपल सी बात, जब तक दोनों एक साथ दूसरे आमने सामने नहीं आएंगे और बीच में कोई मेडिएटर नहीं होगा, मान लो मैं राष्ट्रपति हूं, ये लोकसभा राज्यसभा, मैंने कहा आ जाओ दोनों लोग भैया, ठीक, तो वही बात है संयुक्त बैठक का उल्लेख। संयुक्त बैठक याद कर लेना आर्टिकल 108 में। अब पेपर में सवाल आएगा कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, कौन कहता है कि आ जाओ, याद कर लेना संविधान में बुलाता एक शब्द प्रयोग किया गया, एक शब्द प्रयोग किया गया आहूत। कौन कहता है कि संयुक्त बैठक को बुला लेता है या आहूत कर लेता है, तो बच्चे ये करता है राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 108 के तहत, ये भी याद कर लेना। लेकिन बच्चे जब दोनों लोग आ जाते हैं, उन दोनों बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद कर लेना संयुक्त बैठक की अगर तुमसे कह दिया जाए अध्यक्षता कौन करेगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये भी याद कर लेना स्पीकर करेगा। स्पीकर का मतलब होता है लोकसभा अध्यक्ष। क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष।
अध्यक्ष। और ये भी याद कर लेना, जो अध्यक्षता की जाती है वो बच्चे आर्टिकल 118 के 4 के तहत की जाती है। स्पीकर, दोनों सदनों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। बुला कौन देता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। ये भी बच्चे आपको याद कर लेना है। आर्टिकल जो 110 आपको दिख रहा, 110 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मनी बिल, जिसको हम लोग कहते हैं धन विधेयक। धन विधेयक किसमें? आर्टिकल 110 में। और याद कर लेना, धन विधेयक पर पूरी तरह अधिकार, शक्ति, पावर किसका होता है? तो याद कर लेना, लोकसभा का। लोकसभा का पूरा पावर होता है धन विधेयक पे। याद कर लेना बच्चे, धन विधेयक जो पहले पेश किया जाता है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और अगर राज्यसभा धन विधेयक को किसी कारणवश अपने पास रोके रहता है, 14 दिन बाद वो धन विधेयक ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है। तो ये बात भी बच्चे आप अच्छे से बता सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चे हम लोग आगे बात करते हैं। अगला सवाल है 18 नंबर। तो 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो जब ब्रिटेन के बात की जाए तो सिंपल सी बात, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से लिए गए। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? यूएसए से। बचा क्या? संसदीय सरकार। संसदीय सरकार का मतलब होता है जहां पे 2 हाउस होते हैं। क्या होते हैं? 2 हाउस होते हैं। जैसे अपने यहाँ भी 2 हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो संसदीय सरकार बच्चे कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ये जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी लिया गया अमेरिका से। और सबसे खास बात बच्चे याद कर लेना, अगर तुमसे कह देता संघीय सरकार, जब तुमसे कह देता संघीय सरकार, तो संघीय सरकार आप सब बता देते जिसका नाम होता कनाडा। लेकिन संसदीय पूछ रहा तो संसदीय में बता देना जिसका नाम है क्या? ब्रिटेन। जबरदस्त तरीके से। अगला 19 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? सबको पता है बच्चे, जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में बस यही बात ही बोली गई है कि 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं। एक संघ सूची बनाई गई है, एक राज्य सूची बनाई गई है, एक समवर्ती सूची बनाई गई है। 3 प्रकार की सूचियां बच्चे बनाई गई है इसी 7वीं नंबर अनुसूची में। आप जबरदस्त तरीके से बता सकते हो। सबको पता है संघ सूची में वो विषय आते हैं जिन पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। जैसे आप अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल याद कर लेना, जैसे जनगणना हो गया, रेल हो गया, वायु परिवहन हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे विषय किस में आते हैं? संघ में आते हैं। कोई कानून आईपीसी बनाना है, सब इसी में आ जाते हैं। आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद बच्चे राज्य सूची। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिन पर बच्चे सिर्फ राज्य कानून बनाती है, जैसे कारागार, जेल, पुलिस। कारागार, कामा पुलिस, ये सब किस में आते हैं? ये सब बच्चे आते हैं किस में? राज्य सूची में। समवर्ती सूची में वो आते हैं जो बच्चे और इसी में आती है कृषि, राज्य सूची में। और समवर्ती में जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये सब समवर्ती। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिन पर कानून दोनों राज्य सरकार भी बना सकती हो, केंद्र सरकार भी बना सकती है, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। तो आप आराम से बता सकते हो जबरदस्त तरीके से। ठीक है, हाँ, इतनी बात आपको समझ में आ गई। 7वीं अनुसूची में ये बात बोली गई है। चलो फिर बच्चे यहीं पे 4थी अनुसूची, आपको सबको पता होगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात कही गई है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है, इसमें संविधान का पहला संविधान संशोधन किया गया है 1951 में, जिसके तहत आप ऐसे कोई मामले जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, जैसे भूमि अधिग्रहण बिल या मामले। ठीक है, तो याद कर लेना। अगला सवाल बच्चे याद कर लेना, 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में कहा गया किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी? बहुत अच्छे से बात बोली गई है। 20 नंबर सवाल। तो बच्चे यहाँ पे अनुसूची मत करो, यहाँ पे अनुसूची की जगह आप अनुच्छेद करो। अनुच्छेद का मतलब हो जाएगा किस अनुच्छेद में? तो आपको याद होना चाहिए स्वतंत्रता के अधिकार में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक होते हैं, जिसमें अनुच्छेद जो 20 है वो यही कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कहने का मतलब अगर आपने एक प्रकार से अपराध किया है तो आपको सिर्फ एक बार के अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ये नहीं आपने एक बार बच्चे किसी को मार दिया तो आप बार बार जेल भेजे जा रहे हो उसी के चक्कर में। क्लियर है? तो आप ये भी बच्चे आराम से बता सकते हो। अगला सवाल 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना का हिस्सा बच्चा कुलीन तंत्र नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और न्याय बोला गया है। और आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना को हम लोग बोलते हैं उद्देशिका या प्रियम्बल, और सबको कहता है संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो आप सब बता सकते हो संविधान की कुंजी हम लोग बच्चे प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को कहते हैं किसे? संविधान की कुंजी। याद कर लेना। प्रस्तावना के बारे में बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना। प्रस्तावना में
प्रस्तावना में पूछा जाता है संशोधन कितनी बार हुआ, तो प्रस्तावना में संशोधन अभी तक का सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ। एक बार, वो भी कौन सा, तो याद कर लेना 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो बच्चे था जिस 1976 में, जिसके तहत यही शब्द जोड़े गए थे। कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए ये ऐसा संविधान संशोधन है जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब लघु संविधान संशोधन। तो याद कर लेना लघु संविधान संशोधन किसे कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं लघु संविधान संशोधन। इसमें आप बता सकते हो स्वतंत्रता, समानता, न्याय तीनों देखने को मिलते हैं। अगला सवाल बच्चे 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस प्रकार के संविधान के निकाय की बात करता है, तो याद कर लेना वित्त आयोग। वित्त आयोग में बच्चे आर्टिकल 280 के तहत एक प्रकार से वित्त आयोग का गठन किया गया है। याद कर लेना बच्चे, यहाँ पर अगर तुमसे कहा जाए भारत निर्वाचन आयोग, ये किसमें है, आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात कही गई है। भारत के महान्यायवादी को हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल जो होता है ना बच्चे, वो आर्टिकल 76 में होता है, याद कर लेना। और सबसे खास बात, सबकी नियुक्ति जो है ना वो राष्ट्रपति ही करता है। और वित्त आयोग आर्टिकल 280 में, वित्त आयोग में अगर तुमसे कहा जाए वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो वित्त आयोग का गठन बच्चे 1951 में हुआ था। फिर तुमसे कहा जाएगा पहला वित्त आयोग बच्चे कब बना था, तो पहला वित्त आयोग जो बना वो 1951 से 56 तक चला था, क्योंकि कोई भी वित्त आयोग होता है उसका कार्यकाल बच्चे 5 साल के लिए होता है। फिर तुमसे कहा जाएगा पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष या हेड, उनका नाम था केसी नियोगी। फिर तुमसे कहा जाएगा जो बच्चे वर्तमान में वित्त आयोग है, तुमसे कहा जाएगा वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो कौन से नंबर का, तो आप बता सकते हो वर्तमान में बच्चे 15वां वित्त आयोग है। 15वां वित्त आयोग चलेगा 2020 से 2025 तक। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एनके सिंह। क्या नाम है, एनके सिंह। आप ये भी जबरदस्त तरीके से बता सकते हो। और वित्त आयोग का मतलब होता है संघ और राज्य के बीच में करों को लेकर बंटवारा। क्लियर है, तो बच्चे इस प्रकार आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। और हाँ, यहाँ पर संवैधानिक निकाय शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि किसी भी चीज का अगर उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, जिसको संवैधानिक निकाय। अब जैसे नीति आयोग और योजना आयोग संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि उनको कहेंगे हम लोग गैर संवैधानिक निकाय, क्योंकि उन लोगों का कोई भी आर्टिकल फिक्स नहीं है। अगला सवाल बच्चे आएगा 23 नंबर। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है, संशोधन की प्रक्रिया याद कर लेना दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। याद कर लेना संशोधन की प्रक्रिया। और आपको पता होना चाहिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 368 में संविधान की प्रक्रिया है। तुमसे कहा जाएगा किस भाग में, एकमात्र आर्टिकल है जो संविधान की प्रक्रिया, उसमें संशोधन की प्रक्रिया है। आर्टिकल 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ली गई है। और याद कर लेना गांधी जी, तुमसे कहा जाएगा 9 जनवरी 1915 से गांधी जी कहां से वापस लौटे थे, तो आप सब बता सकते हो महात्मा गांधी, जो एम गांधी है ना, वो 9 जनवरी 1915 को बच्चे वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका को। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 9 जनवरी को याद कर लेना हम लोग एनआरआई दिवस मनाते हैं। एनआरआई डे कब मनाते, तो याद कर लेना एनआरआई डे बच्चे हम लोग मनाते कब, तो याद कर लेना 9 जनवरी को। क्लियर होगी बात, इतनी बात आपको अच्छे से याद करके रखनी है और समझ में रखना है, ठीक है, याद कर लेना। और साउथ अफ्रीका बच्चे एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया है, ब्लूमफॉन्टेन है, केप टाउन है, ठीक है। प्रिटोरिया जो बच्चे वो प्रशासनिक राजधानी है, ब्लूमफॉन्टेन है वो न्यायिक है, और जो केप टाउन है वो विधायी राजधानी है। तो इस प्रकार आपको ये भी समझ में आ गया। फिर और याद कर लेना संविधान में संशोधन बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, याद कर लेना, ठीक है। साधारण मेथड द्वारा, फिर एक विशेष मेथड के द्वारा, विशेष मेथड प्लस आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा। अगला सवाल बच्चे 24 नंबर, उपाधियों का उन्मूलन। सिंपल सी बात है, उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है, तो उपाधियों का उन्मूलन आता है समता के अधिकार। समता के अधिकार जो होते हैं 14 से लेकर 18 तक होते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो उपाधियों का उन्मूलन मतलब होता है समाप्त करना, और उपाधियों का जो अंत किया गया वो आर्टिकल 18 के तहत किया गया। तो इस प्रकार बच्चे समानता के अधिकार के अंतर्गत उपाधियों का उन्मूलन किया गया आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जिनका उल्लेख होता है। तो आर्टिकल 24 में समझ में आ गया। अगर तुमसे यहीं पे कह देता आर्टिकल 17 में क्या है, तो आर्टिकल 17 आप बता सकते थे अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत को अंत कर दिया गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति अभी भी छुआछूत वाली जैसी
धारणा निभाता है तो उसको एफआईआर तक का हो सकती है आर्टिकल 17 के तहत। क्लियर हो गई बात? चलो, एनआरआई का मतलब नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलो, इसके बाद बच्चे अगला सवाल है 25 नंबर। 25 नंबर सवाल कह रहा है राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। बहुत अच्छे से याद कर लेना, राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति द्वारा, और लोकसभा की अध्यक्षता है वो सभापति के द्वारा। जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, ठीक है। 25 नंबर सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, और इसमें याद कर लेना राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति। आप सबको पता होना चाहिए जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता, मतलब जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जो चेयरमैन होता बच्चे, वो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 89 और आर्टिकल 64, और दोनों में यही बात बोली गई है कि बच्चे राज्यसभा का जो हेड होगा ना वो उपराष्ट्रपति होगा। इसीलिए पेपर में प्रश्न आता है राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो आप बता सकते हो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि राज्यसभा के पहले सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन वही, क्योंकि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और भारत में जैसे वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, तो जगदीप धनखड़ इस समय राज्यसभा के सभापति भी हैं, याद कर लेना। जो प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति वही राज्यसभा का सभापति, और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता, जिसको लोकसभा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है हम लोग, और जो स्पीकर होता है वो आर्टिकल 93 के तहत होता है। क्लियर हो गई बात? अगला, अब बच्चे 25 सवाल हो गए। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको 25 सवाल आपके दिमाग में गूंज रहे हैं कि नहीं गूंज रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम 26वें नंबर सवाल से आगे कंटिन्यू करते हैं। 25 सवाल हमने बिल्कुल लपेटे में बता दिया, एक एक सवाल तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फीड कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ 26 नंबर सवाल। संसद के सत्र के दौरान संसद बच्चे कहां शुरू होती है, तो सबसे खास बात है बच्चे संसद की शुरुआत कहां से होती है। संसद की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है, और प्रश्नकाल का जो टाइम पीरियड होता है वो 11 से 12 PM होता है, ठीक है, याद कर लेना। प्रश्नकाल किसे कहते हैं, तो प्रश्नकाल हम लोग उसे बोलते हैं जब संसद में जो लोग जाकर बैठते हैं और वहां पर जब प्रश्नों का पूछना उछना चालू हो जाता है तो उसको हम लोग क्वेश्चन आवर के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन आवर की शुरुआत 11 से 12 होती है। जैसे अपन लोग के टाइम का ऑफिस 10 बजे होता, 9 बजे होता, उसी प्रकार बच्चे संसद में जो प्रश्नकाल होता है वो 11 से 12 होता है। और प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय 0 आवर मतलब शून्य काल होता है। जो शून्य काल को हम लोग 12 से 1 के बीच का समय कहते हैं। तो आप कह सकते हो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय बच्चे शून्य काल कहलाता है, जो 12 से 1 के बीच में होता है। जबरदस्त तरीके से याद कर लेना। अगला सवाल बच्चे बहुत अच्छे से 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, बेगारी और अन्य प्रकार के जबरन श्रम, तो हमने बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24 नंबर में बताया था कि 14 वर्ष से कम बालकों को किसी भी ऐसे कारखाने में नहीं लगाया जाएगा जहां पर उनकी जान को खतरा होगा। लेकिन बच्चे ये बात बोली गई है आर्टिकल 23 में, किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई कार्य नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य की खरीदारी, बेचा जाएगा, तस्करी उसी को बोलते। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है, आप आराम से बता सकते हो। ये जो संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार है ना, संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 में आते हैं, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार बच्चे आर्टिकल 32 में आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चे 25 से लेकर 28 तक आते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है ना, इसे ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, याद कर लेना। इसे बी आर अंबेडकर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। इनको हम लोग आधुनिक मनु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आधुनिक मनु के नाम से। तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान की आत्मा एवं हृदय, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद कर लेना। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। किससे कहा? आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 के तहत ही बच्चे 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। और 5 प्रकार की रिटों का नाम क्या है, तो आप सबको पता होना चाहिए। एक है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक रिट ये हो गई। दूसरी रिट बच्चे आप याद कर लेना परमादेश। दूसरी रिट का नाम क्या है? परमादेश। तीसरी रिट आप याद कर लेना अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा जो होगी बच्चे ये तीसरी रिट हो गई। चौथी रिट याद कर लेना उत्प्रेषण। क्या नाम है? उत्प्रेषण। और बच्चे 5वीं रिट याद कर लेना प्रतिषेध। तो टोटल बच्चे 5 प्रकार की रिटें होती है जो 32 के तहत जारी की जाती है। और 32 के तहत जारी पता कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और यहीं पर तुमसे सवाल आ जाए कि 5 रिटें
हाई कोर्ट भी जारी करती है, बिल्कुल जारी करती है। हाई कोर्ट जारी करती है आर्टिकल 226 के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करती है। लपेट के सवाल बताओगे पेपर में भाई साहब, तुम्हारे बराबर कोई आ नहीं पाएगा, इतने जबरदस्त तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, चलो 27 के बाद अगला नंबर सवाल है 28 नंबर। किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? याद कर लेना, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है बच्चे भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। जबरदस्त तरीके से आप इसको बता सकते हो। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत है? चलो, और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ना बच्चे, वो आर्टिकल 155 के तहत होती है। ठीक, और किसी भी व्यक्ति को अगर राज्यपाल बनना है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज बच्चे 35 वर्ष। अगर तुमसे कहा जाए क्या एक व्यक्ति, एक राज्यपाल दूसरे राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल, कार्यवाहक हो सकता है। ठीक, भारत के महाधिवक्ता, इसको बोलते हैं हम लोग एडवोकेट जनरल, और एडवोकेट जनरल वो होता है जो राज्यों में होता है। राज्यों में इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और जो महान्यायवादी होती है भारत सरकार का प्रथम विधि, ये राज्य सरकार का प्रथम विधि। ये बच्चे आर्टिकल 165 में होता है। और जो महान्यायवादी हो गए वो आर्टिकल 76 में होता है। और ये एक ऐसा अधिकारी होता है जो विधानमंडल में बिना उसका सदन का सदस्य होते हुए भी वहां पर कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। याद कर लेना। अगला सवाल बच्चे 29 नंबर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चे आर्टिकल 23 प्रदान करता है। 23 और 24 वो युक्त हैं। 24 में 14 वर्ष से कम बालकों को कठोर कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। 23 में किसी भी मनुष्य की तस्करी और उनसे जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। याद कर लेना। ठीक है, 25 के तहत याद कर सकते हो धर्म की स्वतंत्रता। आप अगर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। ये बात बोली है किसमें? आर्टिकल 25 में बोली गई है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो आराम से। ठीक है, आर्टिकल 21 में याद कर लेना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है बच्चे कि कोई भी व्यक्ति आपको शारीरिक परेशान नहीं कर सकता, शारीरिक हिंसा नहीं कर सकता और आपकी कोई भी जान नहीं ले सकता। याद कर लेना। ठीक है, फिर बच्चे आर्टिकल 22 में याद कर लेना गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अगर मान लो अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो गिरफ्तार करने से पहले आपको पुलिस जो है कारण बताएगी, किस कारण वो वारंट लेकर आई है और आपको गिरफ्तार करने आई है। और याद कर लेना पुलिस अगर आपको गिरफ्तार कर लेती है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और आप अपने मनपसंद वकील को भी कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बात करते हैं बच्चे बहुत अच्छे से। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से कितने साल का टाइम पीरियड होता है? 5 साल। याद कर लेना भारत का राष्ट्रपति पहली बात तो 5 साल के लिए बन जाता है, लेकिन अगर यहीं पे तुमसे कह देता अमेरिका का राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनता है तो टोटल 4 साल के लिए बनता है। क्लियर हो गई बात? अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता? याद कर लेना एक समान नागरिक संहिता बच्चे आर्टिकल 44 के तहत की गई है। और ये भी याद कर लेना एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य गोवा। ये भी बच्चे याद कर लेना। अभी हमने बताया था आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन और पंचायतों के बारे में पूरा हमने खोल के रख दिया था। अगला सवाल बच्चे 32 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे? बहुत प्यारा सा सवाल है, कितने ज्यादा सदस्य नहीं होंगे? तो याद कर लेना लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेश में टोटल लोकसभा केंद्र शासित प्रदेश से आप सबको पता है टोटल लोकसभा कितने केंद्र शासित प्रदेश कितने बच्चे? केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 20 से ज्यादा सीटें नहीं है। याद कर लेना। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? जब तुमसे अंग कहे जाए तो बच्चे अंग टोटल कितने होते? 3 अंग। कौन कौन से होते तो आप सब बता सकते हो बच्चे? एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होती है संसद, सॉरी राष्ट्रपति पी। ये टोटल अंग होते हैं संविधान के। संविधान के अंग कितने? 3। लेकिन अगर तुमसे कहते था संविधान के वो बताओ सदन, तो सदन सिर्फ 2 ही बताते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो राष्ट्रपति अंग में शामिल ना होता। अगला सवाल बच्चे 34 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? पहली बार जो संशोधन किया गया बच्चे वो किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समाजवादी, निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। और आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं और प्रस्तावना जो होती है बच्चे वो संविधान का एक प्रकार से कुंजी तो होती है। और इस प्रस्तावना में आज तक का सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ने उसको प्रस्तावना को एक मूल अंग माना है कि उसमें कोई छेड़खानी एक प्रकार से नहीं की जा सकती। याद कर लेना। ठीक है, संशोधन
किए जा सकते हैं, याद कर लेना। अब अगला सवाल 35 नंबर। 35 नंबर क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा सवाल है, डिफिनीशन है। क्या कह रहा है, किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव क्या होता है? तो याद कर लेना, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। जबरदस्त तरीके से आप इसको भी बता सकते हो। अगला 36 नंबर। भारत में कितने अलग अलग स्तर की अदालतें हैं? भारत में कितने अलग अलग स्तर की अदालतें हैं? तो आप सब जानते हो कि बच्चे अलग अलग स्तर की 3 अदालतें हैं भारत में मेन। कौन कौन सी? एक बच्चे सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा हाई कोर्ट है, जिलों में कौन सी है, सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप सबको पता होगी। 3 प्रकार की अदालतों की बात कही गई है। किसमें बात कही गई है? पूरे भारत में, ठीक है। और आप सबको पता होना, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में, हाई कोर्ट बच्चे आर्टिकल 214 में, और जो सेशन कोर्ट है आप सबको पता होना चाहिए इसका। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में एक है? तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में बच्चे एक प्रमुख कौन है? तो याद कर लेना, आश्रित न्यायपालिका। हाँ, आश्रित न्यायपालिका। यह सवाल थोड़ा सा गलत लग रहा है। 37 नंबर। 38 नंबर देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? तो आप सबको पता होना चाहिए, कुलीन तंत्र है, गणतंत्र है, राजशाही है, अभिजात वर्ग का शासन है। ये सवाल तो बच्चे तुमने पढ़ा हुआ है। क्यों पढ़ा है? गणतंत्र, समाजवादी, निरपेक्ष गणतंत्र है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। चलो फिर यहाँ पे 39 नंबर सवाल। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं कैग। और कैग जो होता है वो आर्टिकल 148 में होता है। और जो कैग का टाइम पीरियड होता है बच्चे 6 साल अथवा 65 साल, 6 साल 65 साल इसका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। तो यहाँ पूछ रहा है किसके द्वारा नियुक्ति होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, याद कर लेना। अगला नंबर बच्चे बहुत अच्छे से, अगला नंबर सवाल ये 40 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? सबको पता है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, मतलब मौलिक अधिकार की बात कही गई है, भाग 5 में संघ की बात कही गई है। जो बच्चे भाग 5 है ना, वो 52 से लेकर 151 तक है। टोटल 100 आर्टिकल इसमें कवर है। बच्चे भाग 2 में नागरिकता की बात कही गई। किसमें बात कही गई है? नागरिकता की बात कही गई भाग 2 में। भाग 2 बच्चे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, क्लियर है। और यहीं पे फंडामेंटल जो राइट है, मौलिक अधिकार है, वो 12 से लेकर 35 तक है। बच्चे भाग 4 36 से 51 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला सवाल देखते हैं 41 नंबर। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। तो रद्द करने की ऐसी शक्ति को क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा। अगर बच्चे संसद को ये लगने लगे कि बच्चे जो सरकार ने गलत तरीके से कानून पास कर दिया तो उसको रद्द भी कर सकती है, न्यायिक समीक्षा भी कर सकती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पता कौन करता है? इसमें याद कर लेना, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है। जो बच्चे आर्टिकल 29 और 30 में बात बोली गई है। किसमें? आर्टिकल 29 और 30 में बात जो बोली गई है। अगला सवाल 43 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत में जिस प्रकार संसद का राज्यसभा है उसी प्रकार राज्यों में राज्य विधान परिषद है। और राज्य विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ भारत के 6 राज्यों में ही है। हम पहला ही प्रश्न इसको डिस्कस किए थे। और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल, जिस प्रकार लोक राज्यसभा के सदस्यों का। अगला सवाल 44 नंबर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत भारत के संविधान का अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड है, अनुच्छेद 40। याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, संविधान के भाग 6 में, तो ये भी बात कर रहा है भाग। अभी देखो भाग हमने तुमको सारे पढ़ाए, अब यहाँ कह रहा भाग 6 कहाँ से कहाँ तक का कवर करता है। तो भाग 6 बच्चे जो जहां से कवर करेगा ना तो आप आराम से बता सकते हो। तो अभी हमने तुमको बताया जो 51 से लेकर 152 से लेकर जो 151 है वो भाग 5 के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। और जो भाग 6 है वो बच्चे कवर करता है 152 से लेकर 233 तक, ठीक है। तो इसमें देख लो कौन सा बीच में पड़ेगा, पहला पड़ेगा नहीं,
हाँ, राज्य विधानमंडल के घटक की बात कर रहे हैं तो 168, क्योंकि राज्य विधानमंडल 168 भी आता था। ठीक है, अगला बच्चे, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य के अनुसार भारत की संप्रभुता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। बच्चे मतलब भारत संप्रभुता, एकता और अखंडता, क्लियर है, मौलिक कर्तव्य की बात है। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करता है? केंद्र शासित प्रदेश जितने होंगे ना, वहां का मुखिया बच्चे राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति अपना वहां व्यक्ति लगाता है, याद कर लेना। ये हो गया 48 नंबर सवाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 किससे रिलेटेड है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड है, बहुत बार बता चुके। फिर 49 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से मौलिक अधिकार राज्य के निर्देशक तत्व लिए गए, गलत, क्योंकि मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए गए, राज्य निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए। फिर अगला याद करना, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। बच्चे इसका सवाल बहुत प्यारा बनेगा कि जो केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है, ये भी यहाँ से गलत नहीं लिया गया। एक मजबूत केंद्र शासित संघ, ये भी गलत है क्योंकि ये कनाडा से लिया गया। कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच संबंध, हमने एक तुमको बताया था टर्म जो था संसदीय सरकार। संसदीय सरकार का मतलब यहाँ पर लगेगा, बी नंबर लगा लेना। अगला बच्चे 50 नंबर सवाल, भारत का प्रथम विधि अधिकारी अभी हमने बताया इनमें से कौन होता है? महान्यायवादी, आर्टिकल 76 के तहत। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और इसका जो कार्यकाल होता है ना, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा, वरना ये अपने पद पर नहीं बना रहेगा। इसी प्रकार आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल होता है, क्लियर है। तो इस प्रकार बच्चे महान्यायवादी को आप याद कर लेना। इस प्रकार हमारे 50 सवाल कंप्लीट होते हैं। आप एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको 50 के 50 सवाल समझ में आ गए। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते, ठीक है। चलिए, कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आप धर्म के मामलों के, जैसे मान लो कि किसी भी धर्म को अपने मामले, कोई रैली निकालना, जुलूस निकालना, तो आर्टिकल 26 के तहत ये चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 51 नंबर सवाल है, याद कर लेना बहुत अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। राज्यों में विधान परिषद को समाप्त करने बनाने की शक्ति किसके पास है? बच्चे संसद। और ये राज्य विधान परिषद को बनाना या समाप्त करना किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 169 के तहत होता है। ये हमने सबसे पहले सवाल बताया था। तो 52 नंबर सवाल हो गया, संसद के पास ये अधिकार है, ठीक है। आगे 53 नंबर सवाल, भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित? 2, लोकसभा और राज्यसभा। 54 नंबर सवाल, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभी हमने बताया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 21 में। आपकी कोई भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकता, याद कर लेना अच्छे से। यहीं पे अगर तुमसे कहा जाए आर्टिकल 57 में क्या है, तो आर्टिकल 57 में आपने पढ़ा होगा एक प्रकार से पुनर्निर्वाचन के लिए, पुनर्निर्वाचन। तो आप किसके पुनर्निर्वाचन? राष्ट्रपति। कहने का मतलब भारत में अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया, क्या वो दोबारा बन पाएगा? बच्चे भारत में अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो चाहे जितनी बार चाहेगा वो तब तक वो राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, याद कर लेना। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, और यहीं पे जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था आर्टिकल 35 के ए के तहत, जो प्रेजेंट टाइम में समाप्त हो गया है, ठीक। आर्टिकल 250, अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, आपातकाल की दशा में जो राज्य सूची के विषय होंगे उन विषय पर अगर केंद्र सरकार को लगेगा कि कानून बनाना चाहिए, क्योंकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन सिर्फ 1 वर्ष के लिए। और आर्टिकल 249 में अगर वो राज्य के मामले की दृष्टि से अगर उनको लगेगा कि राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्य केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 में आपातकाल की स्थिति में, 249 में राज्य के महत्व को देखते हुए। अगला सवाल 55 नंबर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों की परिषद के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे। 55 नंबर याद कर लेना। राज्यों की परिषद के लिए टोटल सदस्य जो नियुक्त होते हैं वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आगे यहाँ पे जो राज्यों की परिषद का मतलब समझे, राज्यों की परिषद का मतलब राज्यसभा होता है बच्चे। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? 12। और ये राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने की प्रक्रिया आर्टिकल 80 के 3 के तहत है, और ये आयरलैंड से कॉन्सेप्ट लिया गया, आप आराम से बता सकते हो। अगला सवाल 56 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार बच्चे कौन सा है तो आपको बताना है बहुत अच्छे से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकार का अधिकार होता है, याद कर लेना। फिर
अगला सवाल 57 नंबर। 57 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल में एक सदन है। एक सदन बच्चे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, गुजरात में। याद करो 3 बजे काम, 3 बजे के आम में उत्तर प्रदेश भी आ रहा, बिहार भी आ रहा, कर्नाटक भी आ रहा, आंध्र प्रदेश भी आ रहा, महाराष्ट्र भी आ रहा, तेलंगाना, लेकिन गुजरात नहीं आ रहा। गुजरात में 2 सदन है राज्यों में। अगला सवाल बच्चे ये है 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है। नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण। अगर आप जो गौरवान्वित करने वाली चीजें हैं उनका अपमान करो तो गलत बात है, इसी के तहत बच्चे हो सकता है। ठीक है। सवाल नंबर 59, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक को कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए, याद कर लेना। और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है बच्चे, वो कार्यकाल होता है टोटल कितना साल, 6 साल। और यहीं पे अगर लोकसभा की बात कर लो, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना, 5 साल। और सबसे खास बात, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम बच्चे 25 साल उम्र चाहिए। और ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 साल उम्र चाहिए, ग्राम पंचायत मतलब प्रधान। अगला सवाल है 60 नंबर, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, अभी हमने बताया फिर आ गया 30 वर्ष। अगला सवाल बच्चे, निम्नलिखित में से कौन भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। 61 नंबर सवाल, संसदीय सरकार की विशेषता, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता बच्चे ये नहीं है। निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, सॉरी नहीं पूछ रहा है, ठीक, निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये बच्चे तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि आप सब जानते हो संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। और आप सबको पता है जो राज्यसभा होता है वो बच्चे स्थायी सदन होता है, और लोकसभा होता है वो अस्थायी सदन होता है। और लोकसभा को हम लोग निचला सदन बोलते हैं। तो ये संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, क्योंकि निचले सदन को भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है। यहाँ पर कह रहा है नहीं किया जा सकता, तो आप आराम से बता सकते हो 61 के, बाकी सब आराम से आप बता सकते हो। फिर बच्चे 62 नंबर सवाल, भारत का राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, 2, जो अब कांसेट बच्चे हटाया जा सकता है। यह लोकसभा की बात आती है। लोकसभा में आपने पढ़ा ही होगा, लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो 552 होती है मैक्सिमम। लेकिन अगर तुमसे कहा जाएगा लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या, तो बच्चे ये होती है 545। 545 में याद कर लेना होते 543 और 2 जो होते वो एंग्लो इंडियन होते। ये बच्चे वर्तमान में समाप्त हो सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते थे। और 543 वही होते थे जिनकी उम्र 25 साल हो, चुनाव लड़कर आते थे। फिर बच्चे 63 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए, तो आप बता सकते हो आयरलैंड से, जो भाग 4 में है। फिर 64 नंबर सवाल, अधिनियम बनने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों में पारित होने वाले विधायी प्रस्ताव को क्या कहते हैं, बिल को हिंदी में बोलते हैं विधेयक। बच्चे कोई भी अगर अधिनियम बनाना है, अधिनियम बनाया जाना है, तो पहले विधेयक आप पेश करो। विधेयक अगर लगेगा, पहले एक सदन से पास हुआ, दूसरे सदन से पास हुआ, जब दोनों सदनों से पास है तो राष्ट्रपति मोहर लगा देगा, तब वो अधिनियम बन जाएगा। अधिनियम का मतलब होता है कानून, याद कर लेना, एक्ट जिसको कहते हैं। बिल जब तक उस पर राष्ट्रपति मोहर नहीं लगाता तब तक वो बिल कहलाता है, जिसको हम लोग विधेयक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल बच्चे याद कर लेना, लेकिन धन विधेयक का ऐसा सीन नहीं होता। धन विधेयक पर राष्ट्रपति पहले अपने साइन कर देता है। ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार से एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व उल्लेख करती है, एक से अधिक, तो आप कह सकते हो बच्चे धर्मनिरपेक्षता। भारत में जो है ना, भारत में बच्चे धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, याद कर लेना। अगला 65, ये कौन सा सवाल था, 64, ये 65। ठीक है, चल। और एक से बाद ये संघवाद लगा लेना। अगला सवाल 66 नंबर, चुनाव के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन, जब कोई दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें सक्षम नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन। मान लो अगर किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो कई सारी पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाता है, उसको हम लोग गठबंधन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल 67 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार ये सभी मौलिक अधिकार सिवाय हैं किसके, संपत्ति का अधिकार। क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल 31 में हुआ करता था, जो बाद अब इस समय आर्टिकल 300 के काम है, और एक प्रकार से कानूनी अधिकार है, जो बच्चे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्लियर है। अगला सवाल 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव निषेध से संबंधित है। भेदभाव बच्चे किसमें होता है, तो भेदभाव होता है शोषण, एक प्रकार से आप कह सकते हो शोषण के खिलाफ अधिकार। भेदभाव वाला मामला कौन सा है, नहीं, भेदभाव बच्चे इसमें होगा स्वतः समानता के अधिकार। क्योंकि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 15 में कहा गया है
किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद बच्चे 69 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है। और बच्चे आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 199 में राज्य धन विधेयक की बात बोली गई है। क्लियर हो गई बात। तो इसके बाद बच्चे 70 नंबर सवाल, भारतीय संविधान ने कहां से शासन का एक कैबिनेट उधार लिया है? तो शासन का कैबिनेट कहां से उधार लिया है? यूनाइटेड किंगडम से। याद कर लेना, संसदीय शासन मतलब ब्रिटेन जिसको कहते हैं। फिर संसद के 17 अवसान और एक नए सत्र में पुनः विधानसभा के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? संसद के 17 अवसान और एक नए सत्र में पुनः विधानसभा के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अवकाश। 85 के तहत 17 अवसान होता है, याद कर लेना। फिर बच्चे 72 नंबर सवाल, यदि भारत के एक नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी होगी, गलत, उसे पहले जिले में अपील करनी होगी, उसे बाद। याद कर लेना, अभी हमने बताया था अगर किसी के साथ अन्याय होता है, पुलिस भी उसकी कार्रवाई को नहीं सुनता है, तो आप बता सकते हो बच्चे कि रिटे कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, अभी तुमने पढ़ा था आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226 के तहत, जबरदस्त तरीके से। अगला सवाल बच्चे 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य, याद कर लेना, या राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करता, गलत, ठीक है, कार्य नहीं है ये पूछ रहा, तो ये तो करता है, बिल्कुल सही बात है। नागरिक क्षमता में राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मालूम परामर्श क्या है? बिल्कुल सही है। राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए किसी व्यक्ति के चोटिल होने संबंध में पेंशन देने के, बिल्कुल पेंशन देगा अगर कोई व्यक्ति। फिर नागरिकों के पर किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों पदों का आरक्षण करते समय इनकी सलाह दी जाती है, ये बच्चे सही नहीं है, क्योंकि जितना भी आरक्षण देने की बात होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, याद कर लेना। फिर अगला है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन पर रोक लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 के तहत, आर्टिकल 23 के तहत। अगला सवाल 75 नंबर सवाल कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो आपको पता है भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य बच्चे हैं, 51 का आर्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। फिर अगला 76 नंबर सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? देखो भाषण आप कहीं पर भी बोल सकते हो, कहीं पर आ जा सकते हो, अपने विचार दे सकते हो, तो आप कह सकते हो आर्टिकल 19 के तहत सारी स्वतंत्रता के अधिकार को बताया गया है। फिर उसके बाद 77 नंबर सवाल, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु में प्राप्त पद धारण कर सकता है? हाँ याद कर लेना, सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद पद धारण कर सकते हैं? तो 65 वर्ष, ठीक है। अगला 78, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 19 से लेकर 22 तक, 14 से 18 तक समानता का अधिकार, ठीक, बाकी दोनों तो ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहे हैं। फिर आगे देखो बच्चे, अगला सवाल है 79 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 लगभग क्या है? 51 बच्चे क्या है? 51 याद कर लेना, नागरिकों के लिए समान संहिता, गलत, ये तो आर्टिकल किसमें? 44 में, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन का संरक्षण, ये भी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाए रखना, बच्चे अंतरराष्ट्रीय और शांति और सुरक्षा को जो बढ़ाए रखने वाला कार्य होता है ना, वो आर्टिकल 51 में ही है। और न्यायपालिका का कार्यपालिका का जो अलगाव है ये आर्टिकल 50 में है, ठीक है। चलो अगला सवाल 80 नंबर, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेद पर चर्चा की गई है? तो संसद के अनुच्छेद पर चर्चा जो की गई है, संसद के अनुच्छेद, तो अध्याय कह रहा, अध्याय का मतलब पता क्या हो गया? जो बच्चे आप संघ वाला पढ़े होगे, संघ वाला अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, वहां पर कही गई है अध्याय 2 में, जो 51 से लेकर 152 तक है। 81 नंबर सवाल, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 112 में के एक वर्ष का संघ बजट क्या कहलाता है? तो याद कर लेना, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण को एक साल का हम बजट बोलते हैं, जो 1 अप्रैल से चलता है, 31 मार्च को बच्चे समाप्त होता है। अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21, याद बता ले जाना आप, ठीक है। ये 82 नंबर सवाल है, और 21 का ए में शिक्षा का अधिकार बोला गया है। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यकारी शक्ति जो नियुक्त होती है वो राज्यपाल में होती है, आर्टिकल 153 के तहत, सॉरी आर्टिकल 154
54 के तहत नियुक्त होती है। ठीक है, ये याद कर लेना बच्चे। 83 नंबर सवाल है, 83। अगला 84 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है, जो हटा दिया गया, कानूनी अधिकार बन गया है। फिर बच्चे 85, भारतीय संविधान में किस आयोग का उल्लेख है? 85 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा और मानवाधिकार। सबको पता है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग जो है ना बच्चे, ये पता किसमें है? ये आर्टिकल 315 में है, संघ लोक सेवा आयोग। बाकी कोई उसमें नहीं है, आर्टिकल में नहीं आता है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 1955 में गृह मंत्री के रूप में बच्चे चुने गए? तो याद कर लेना गोविंद बल्लभ पंत, क्योंकि आप सबको पता है उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। तो ये 86 नंबर सवाल हो गया। अगला सवाल 87 नंबर, समीर भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह ऐसा किस उम्र में कर सकता है? 25 साल में, मतलब टोटल 87 नंबर सवाल। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की व्यवस्था करता है? तो हमने बता दिया आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करता है। 88 नंबर सवाल हो गया। अगला, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में भारत संघ में दादरा नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, किसमें शामिल किया गया? 10वें संविधान संशोधन के द्वारा दादरा नगर हवेली। ठीक है, अब तो बच्चे दादरा नगर हवेली और दमन दीव पूरा का पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। फिर बच्चे 90 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? अभी हमने बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 4 के काम में। अगला 91 नंबर सवाल, 24वें संविधान संशोधन किस अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? यहाँ पे 24वें मत करो, यहाँ बच्चे 44वें कर लो। 44वें के तहत किसे हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। अगला 92 नंबर सवाल, भारत के संविधान के सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति गई है। टोटल कितने प्रकार की रिटें? 5 हमने बता चुके, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। और हाई कोर्ट को बच्चे आर्टिकल 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को किसके तहत? सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है आर्टिकल 32 के तहत। इस प्रकार बच्चे आपके हमने टोटल 92 सवाल कराए हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं विद डिटेल से। अगर आप इनको पढ़ लिए, आपका बच्चे पॉलिटी का सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा बच्चे आपका सवाल कंप्लीट हुआ है। तो सब लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मजा आया कि नहीं मजा आया। सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो साथियों हम विदा लेते हैं, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इसकी पीडीएफ आपको जरूर दे दी जाएगी। पीडीएफ मैं यहीं पर तुरंत सेव कर दे रहा हूँ। पूरी एक साथ हमने पूरे सारे सवालों को करवा दिया बहुत अच्छे से। पूरी क्लास 1.5 घंटे से ऊपर क्लास रही, आपको मजा आ गया होगा, आनंद आया होगा ना। चलिए, थैंक यू बच्चे। हमने कहा था ना पूरी क्लास ले लेना, आपको मजा आ जाएगा। चलिए।